हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पूरे लेक्चर को आप कम्प्लीटली वीडियोज़ को पढ़िएगा, कंप्लीट कीजिएगा, वीडियोज़ को स्किप मत कीजिएगा, आपको लेक्चर समझ में आ जाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री क्लासेस बाय M.K. मिश्रा, और बेल आइकन घंटी को दबा लें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आज बच्चों हम लोग चलते हैं। आज का लेक्चर है, नोट करेंगे सम इम्पोर्टेंट, लिखिएगा सम इम्पोर्टेंट। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स related to कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर है, हम लोग सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। बच्चों आपको हम पिछले वीडियोज में पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बच्चों एग्जाम्पल था, जैसे हम लोग बात करें, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी होगा लार्ज ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, जैसे बच्चों हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका लार्ज ब्रैकेट है और लार्ज ब्रैकेट के अंदर में हमारे पास जो है बच्चों यहाँ पर सेंट्रल डी ब्लॉक का मेटल है और यहाँ पे हमारा जो है न्यूट्रल आपका नेगेटिव लिगेंड्स जो है अटैच है। तो कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि अगर ये पूरे पार्ट्स को कहा जाए तो बच्चों हम इस पूरे पार्ट को बोलेंगे, इस पूरे लार्ज ब्रैकेट को, जहाँ जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, और इस पूरे लार्ज ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। जो लार्ज ब्रैकेट से पूरा घिरा होता है, इस पूरे को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। बच्चों जो लार्ज ब्रैकेट से बाहर होता है टर्म आयंस, बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड काउंटर। अब ध्यान दें, इसको हम लोग काउंटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो इसमें आपका दो पार्ट्स हो गए, जो लार्ज ब्रैकेट के साथ पूरा है कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगा। बच्चों लार्ज ब्रैकेट से बाहर है काउंटर आयन कहलाएगा। अब रही बात बच्चों ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आता है, जो हम बच्चों बात करें आयरन, तो बच्चों यहाँ पर आयरन जो है बच्चों ये डी ब्लॉक का मेटल है। तो ये मेटल है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, आप याद करें, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रल, है ना, सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल। ठीक है, ये सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल कहलाता है। अब रही बात कि सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल से जो बच्चों स्पीसीज लगा होता है, जो मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड लिगेंड्स होता है। तो इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लिगेंड्स कहें। क्या बोलेंगे? LIGANDS। ठीक है, इसको हम लोग लिगेंड कहेंगे। तो याद रखना है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों। यहाँ पे इससे बात करें तो बच्चों लिगेंड होता है जो डी ब्लॉक मेटल से जो आपका मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, वो लिगेंड कहलाता है। ठीक है, डी ब्लॉक मेटल से जो आपको टर्म मॉलिक्यूल्स अटैच होता है वो लिगेंड कहलाता है। यहाँ पे जो डी ब्लॉक का मेटल है वो सेंट्रल डी ब्लॉक का मेटल कहलाता है। और बच्चों जो लार्ज ब्रैकेट पूरे को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं और बाहर वाले टर्म को हम लोग जो बोलते हैं काउंटर आयन बोलते हैं। तो बच्चों कुल मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इतने टर्म्स होते हैं। तो बच्चों इस पूरे टर्म्स को हमको जानना होगा। ठीक है, आप नोट करें, देख लिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के
किस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब भी होगा, आपको जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पहचानना है, आप ध्यान देंगे हमेशा लार्ज ब्रैकेट होगा। विदाउट लार्ज ब्रैकेट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तभी पहचानना है, हमेशा लार्ज ब्रैकेट को देखना है। जो लार्ज ब्रैकेट होगा उसके अंदर में डी ब्लॉक का मेटल होगा, उससे आपको मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और बाहर में हमारा ब्रैकेट के बाहर जो होंगे आयंस वो कहलाएंगे काउंटर आयन। चलिए, तो बच्चों लोग पहला देखते हैं टर्म्स को। बच्चों लोग पहला देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टर्म बच्चों मेरे पास है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंटिटी। बच्चों फर्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता क्या है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। लिखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, ठीक है। बच्चों लिखेंगे a coordination entity, a coordination entity constitutes, a coordination entity constitutes, ठीक है, a constitutes a central atom or ion bonded to fixed number of bonded to fixed number of oppositely fixed number of oppositely charged आयन, ठीक है, आयन और न्यूट्रल, और क्या होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बच्चों को देखना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम लोग तो डिफाइन करेंगे इस तरह से बच्चों की कहा था कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्ट्रेट्स। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो एक सेंट्रल एटम आता है और आयन आता है बच्चों, जो बॉन्डेड होता है फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। यानी बच्चों जो डी ब्लॉक का मेटल होता है सेंट्रल, बच्चों सेंट्रल डी ब्लॉक का मेटल होता है, वो आपको जो स्पीसीज से जो मॉलिक्यूल्स अटैच होता है बच्चों, ये मॉलिक्यूल या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या बच्चों इस पर अब आपका अपोजिटली चार्ज होता है, ठीक है। तो इससे आपको होता है बॉन्डेड डी ब्लॉक का मेटल। तो बच्चों इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो ये पूरे पार्ट कहलाए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, आपको डिफाइन कर दिया। अब इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। चलो बच्चों देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं आपका काउंटर आयन क्या होता है। तो बच्चों जो आपको बाहर वाले पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, काउंटर। अब लिखेंगे बच्चों काउंटर आयन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पढ़े होता है काउंटर आयन का, लिखिएगा बच्चों द आयोनाइजेबल groups or ions are retained outside the bracket, outside the bracket called काउंटर आयन, ठीक है।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। तो बच्चों जो आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन ग्रुप होता है। तो आयनाइजेबल ग्रुप जो होता है बच्चों, ये आयन जो होता है जिसको हम लोग आपको ब्रैकेट के बाहर, बच्चों हम लोग ब्रैकेट के जो बाहर पार्ट होता है, ये पार्ट जो बच्चों होता है, इसको बच्चों को इसको काउंटर आयन कहा जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो कोऑर्डिनेशन आपका एंटिटी के बाहर जो आयोनाइजेबल भाग होगा, पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड, वो कहलाएगा काउंटर आयन। ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर साफ बच्चों साफ साफ लिखा है, आप क्लियर देख लें कि द आयोनाइजेबल ग्रुप्स, है ना, और आयंस आर रिटेन आउटसाइड द ब्रैकेट कॉल्ड काउंटर आयन। ठीक है। याद रखना पड़ेगा कि ये पार्ट जो होते हैं बच्चों आयन में टूट जाते हैं, क्योंकि जब भी बच्चों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये आपका आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, आपको ये पोटाशियम आयन में ब्रेक हो जाएंगे। और बच्चों ये जो हमारा आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये इस पर एक अलग चार्ज बन जाएगा, अपोजिट चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इस पर क्या बन जाएगा, पूरे पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। दो अलग अलग चार्ज में टूट जाएंगे। ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में। तो इस पे प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। तो कहने का अर्थ यह है कि ये पार्ट क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है, ये आयन में टूट जाता है। तो ये इसी को बच्चों हम लोग काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, आप लिख लिए काउंटर आयन क्या होता है, साफ साफ लिखा है, देख लें। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो चलो थर्ड आते हैं। थर्ड देखिएगा बच्चों, एक तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया बच्चों, एक पर बच्चों काउंटर आयन हो गया बच्चों। लोग तीसरा देखते हैं हम लोग थर्ड क्या होगा। जब हम लोग थर्ड बात करें हम लोग, तो लिखेंगे सेंट्रल एटम। उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम। बच्चों लोग बात करेंगे सेंट्रल एटम जब भी होता है, आप इसमें ध्यान दें कि सेंट्रल एटम का मतलब क्या होगा। लिखेंगे इनसाइड कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इनसाइड बच्चों क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो इनसाइड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल डी ब्लॉक, सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल, सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल इज प्रेजेंट, सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल इज प्रेजेंट। ठीक है, which is bonded to, which is bonded to neutral or charged ions, और जो क्या होगा, चार्ज्ड आयंस। तो बच्चों आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है बच्चों, हम ध्यान देंगे कि एक सेंट्रल एटम होता है। और बच्चों सेंट्रल एटम जो बच्चों होते हैं आपका, ध्यान देंगे कि वह कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता है। और बच्चों वो डी ब्लॉक का मेटल होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक का मेटल होता है। और जो आपको जिस बच्चों डी ब्लॉक के मेटल से क्या आपको लगे होते हैं, तो आप ध्यान देंगे या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगे होते हैं या दूसरे चार्ज आयंस उससे लगे होते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे कि आपका कोऑर्डिनेशन बच्चों क्या होगा, एंटिटी के अंदर में क्या होता है, एक सेंट्रल बच्चों डी ब्लॉक के मेटल होते हैं बच्चों, उसी को हम लोग सेंट्रल एटम कहते हैं। बच्चों सेंट्रल डी ब्लॉक के मेटल से या तो बच्चों न्यूट्रल या तो फिर क्या होते हैं, आपका चार्ज जो मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, ध्यान आपको रखा। चलिए बच्चों चौथा हम लिखेंगे लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा पॉइंट है, आप देखिएगा लिगेंड्स, लिखिएगा लिगेंड्स क्या होता है बच्चों, लिगेंड्स क्या होता है। ठीक है, लिखिएगा लिगेंड्स के बारे में। नोट कीजिएगा, जो लिखेंगे एन एटम और जो एन एटम और
मॉलिक्यूल एंड एटम और मॉलिक्यूल और आयन, बच्चों या एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा या तो आयन होगा, विच इज बच्चों विच इज क्या होता है, कैपेबल, विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग, विच इज बच्चों क्या लिखा, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग 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 पेयर ऑफ electron pair of electron to the central metal, to the central metal. It is Lewis base, ये क्या होता है, लिविस का बेस होता है। तो बच्चों इसमें ध्यान देंगे कि बात करेंगे बच्चों लिगेंड्स क्या होता है। तो बच्चों लिगेंड की बात करें तो लिगेंड एटम या फिर मॉलिक्यूल होता है, या तो बच्चों फिर आयन होता है, या तो एटम कर सकते हो या तो मॉलिक्यूल कर सकते हो या तो आयन, किसी को भी आप लिगेंड कर सकते हो। विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल, यानी बच्चों कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ये जो होते हैं आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, किसको, तो सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल को। तो लिगेंड जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन पेयर आपको डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, ठीक है। इसीलिए बच्चों लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस का बेस कहते हैं। ध्यान देंगे लिगेंड्स क्या कहलाता है, लेविस का बेस कहलाता है बच्चों, क्योंकि ये आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल डी ब्लॉक मेटल को। तो आप ध्यान देंगे कि लिगेंड्स आपका हमेशा क्या होगा, लेविस का बेस होगा। और बच्चों सेंट्रल एटम जो होते हैं, सेंट्रल एटम वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, किसका, तो लिगेंड के द्वारा। जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको सेंट्रल एटम बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। तो बच्चों सेंट्रल एटम आपका लेविस का एसिड हो जाएगा और लिगेंड क्या हो जाएगा, आपका लेविस का बेस हो जाएगा। ध्यान देंगे सेंट्रल एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है आपका हमेशा लेविस का एसिड होगा, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, इसीलिए सेंट्रल एटम ऑलवेज भी लेविस एसिड एंड लिगेंड ऑलवेज भी लेविस बेस। आई होप आपका ये वीडियो समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। पूरी कंप्लीट वीडियो को पढ़िएगा, जहाँ बच्चों प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज तक का यहीं तक लेक्चर समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।